आपके कोर्स में नियरेस्ट नेबर एनालिसिस है, ठीक है, जिसको हम NNA नियरेस्ट नेबर एनालिसिस कहते हैं। ये स्पेशल पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मापने का तरीका है ना। किस प्रकार से जो स्थानिक प्रतिरूप हैं वितरण के, ठीक है, उनको मापने का एक तरीका है। और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है ना, जिसको हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये नियरेस्ट नेबर एनालिसिस क्या है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है ना, उसमें हम अधिवासों का वितरण जो है उसको वैज्ञानिक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि अधिवासों का वितरण एक नहीं बल्कि अनेकों कारकों पर निर्भर करता है, और ये कारक भी सर्वत्र एक जैसे नहीं पाए जाते, बल्कि क्षेत्र दर क्षेत्र इनमें काफी भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि हम ये जो अधिवासों के प्रारूप हैं, ठीक है, वो सदैव सभी जगह एक जैसे नहीं देखते हैं, बल्कि हमें इनमें भिन्नताएं दिखाई देती हैं, ठीक है। और ये जो विभिन्न प्रकार के अधिवास प्रारूप हैं, इनकी गुणात्मक व्याख्या तो हम इनको देखकर करते आए हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको ज्यादा वैज्ञानिक आधार से समझने के लिए निकटतम पड़ोसी विश्लेषण तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो तकनीक है निकटतम पड़ोसी तकनीक, इस तकनीक को ज्ञान के जगत में सबसे पहले वनस्पति विज्ञानी क्लार्क और इवान, इन दोनों ने इसका प्रयोग किया और ये तकनीक हमें दी, जिसमें पौधों के वितरण का अध्ययन किया गया और ये माना गया कि वे प्रकीर्ण रूप से वितरित है, अर्थात ये माना गया कि उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया तो ये देखा कि नहीं, जिस मान्यता को ये लेके चले थे वो सही नहीं पाई गई, और ये देखा गया कि जो पौधे हैं, ठीक है, वो पौधे जो हैं वो वास्तव में प्रकीर्ण रूप से वितरित नहीं पाए जाते। बाद में डेसी और किंग नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने इसी तकनीक को सबसे पहले भूगोल में अपनाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि भूगोल में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं वो डेसी और किंग हैं, और भूगोल में अधिवासों के प्रारूप के अध्ययन के लिए इस विधि को अपनाया गया था, ठीक है। अब ये देखो, ये जो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण की विधि है, उसकी सहायता से हम ये देखते हैं कि 4 तरह के वितरण प्रारूपों में भिन्नता दर्शाने में वैज्ञानिक दृष्टि की प्राप्ति होती है, ठीक है। क्लार्क और इवान, जिन्होंने इसका वर्णन पौधों के वितरण के अध्ययन के लिए सबसे पहले किया था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक निकटतम पड़ोसी सूची तैयार की थी, NNI, है ना। और इस NNI को ही, है ना, अंग्रेजी में के R लेटर के द्वारा संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें जो R निकालते हैं, ये R जो है वो निकटतम पड़ोसी सूचकांक है, ठीक है ना, है ना। यह सूची किसी भी क्षेत्र में बिंदुओं के वितरण के जो क्षेत्रीय प्रारूप है का प्रकीर्ण, जो प्रकीर्णन वितरण है उससे विचलन दर्शाती है ना। ये बहुत जरूरी है कि हम इस NNA एक्सरसाइज में बेसिकली क्या बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे क्लार्क और इवान ने ये माना था जब वो पौधों के वितरण का अध्ययन कर रहे थे
कि पौधे जो हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना, प्रकीर्ण वितरण पाया जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अधिवासों के अध्ययन में भी ये माना जाता है कि अधिवास जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब ये जो हम NNI अथवा R निकालते हैं, है ना, निकटतम पड़ोसी सूचकांक जो हम निकालते हैं, ये उस रैंडमनेस से दूरी बताता है ना, कि उस प्रकीर्णता, है ना, जिसकी हमने कल्पना की है, जिसको हमने मान्यता के रूप में माना है, उससे कितना विचलन है ये दर्शाता है। तो हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज हम यदि करते हैं तो हमें उसका सैद्धांतिक पक्ष भी पता होना चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं और हमारा इसके पीछे उद्देश्य क्या है। अब यदि आप यहाँ पर प्रकीर्णता से विचलन निकालते हो, है ना, और यदि ये विचलन ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो जो प्रकीर्ण डिस्ट्रीब्यूशन की मान्यता ली है वो सही प्रतीत नहीं होती, है ना। तो ये यहाँ ये माना जाता है कि वितरण प्रकीर्ण है और इसी के आधार पर बिंदुओं के बीच की दूरी का वितरण संभावित माध्य निकटतम पड़ोसी दूरी के बराबर माना जाता है। ठीक है ना, तो ये तो मानकर चलते हैं हम, और किसी भी बिंदु और उसके प्रथम पड़ोसी के बीच की दूरी ही सामान्यतः संभावित माध्य निकटतम पड़ोसी दूरी होती है। क्लियर। तो देखो अब यहां पर दो चीजें आ गई, हमारे पास में दो तरह की दूरियां हैं। ठीक है, एक सैद्धांतिक दूरी और एक संभावित दूरी जो वास्तविक दूरी है जिसको नाप के लेते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास में है ना। तो हम सबसे पहले सैद्धांतिक दूरी का परिकलन करते हैं। सैद्धांतिक दूरी से तात्पर्य क्या है? देखो, तात्पर्य ये है कि क्योंकि निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में हम ये मानते हैं कि जो अधिवास हैं वो अब प्रकीर्ण रूप से वितरित हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, निश्चित सूत्र में अधिवासों की संख्या और उनके और पूरा जो क्षेत्र है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके क्षेत्रफल के आधार पर हम ये बताते हैं कि यदि इतना क्षेत्रफल है और ये अधिवासों की संख्या है तो और अधिवास प्रकीर्ण रूप से वितरित हैं, तो हम ये बताते हैं कि अधिवासों के बीच की सैद्धांतिक दूरी इतनी होगी और हम उस सैद्धांतिक दूरी का माध्य जो है वो यहाँ पर परिकलित करते हैं। देखिए, संभावित निकटतम माध्य पड़ोसी दूरी, है ना, माध्य पड़ोसी दूरी ध्यान रखना है, हम यहाँ माध्य लेकर चलते हैं। ये है, ये डी आर जो है ना, डी आर का मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, तो ये डी आर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया गया है ना। तो एवरेज डिस्टेंस है ये, देखो ऊपर बार लगी है ना, एवरेज डिस्टेंस है ना। ठीक है, औसत माध्य निकटतम पड़ोसी दूरी है ये। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, डी आर, है ना, का माध्य बराबर 1/2 अंडर रूट n अपॉन a। तो यहाँ n क्या है कि साहब ये अधिवासों की संख्या है, कि a क्या है कि ये क्षेत्रफल है जिसमें वो अधिवास पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें माध्य सैद्धांतिक दूरी निकाल लेंगे। क्लियर। ठीक है, माध्य सिद्धांतिक दूरी निकालने के बाद में हम क्या करते हैं कि अब निकटतम पड़ोसी सूची हमें निकालनी है, NNI, जिसको R से संबोधित करते हैं। तो हम अब क्या करते हैं कि वास्तविक माध्य
निकटतम पड़ोसी दूरियां निकालते हैं, ठीक है ना। वास्तविक माध्य निकटतम पड़ोसी दूरियां निकालते हैं, और जिसको हम कहते हैं डी ऑब्जर्व का माध्य। तो इसके लिए बहुत सरल है ना। हम क्या करते हैं कि टोपोशीट के अंदर हम सारे जो हमारे अधिवास है उनको अंकित कर लेते हैं और उनकी लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, या फिर अधिवासियों के नाम लिखते हैं, है ना, यदि जगह होगी तो। अब हम क्या करते हैं, उनके सामने उनके सबसे निकटतम पड़ोसी का नाम लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो निकटतम पड़ोसी आपके अध्ययन क्षेत्र के भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जो निकटतम पड़ोसी है ना, उसका नाम लिखने के बाद अगला कॉलम बनाते हो जिसमें निकटतम पड़ोसी की कितनी दूरी है उसको अंकित करते हो, ठीक है। जैसे मान लो हमारा एक अधिवास 2 है, और 2 का निकटतम जो पड़ोसी है वो हमारा 5वां अधिवास है ना। तो पहले कॉलम में हम 2 लिखेंगे, है ना, कि अधिवास कौन सा, तो 2 नंबर वाला। उसका निकटतम पड़ोसी कौन सा, कैसा, 5 नंबर। तो दोनों के बीच की दूरी के ये। अब हम क्या करेंगे, ये दूरी हमारी ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस है ना, ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जर्व, है ना, ये डीओ है। हम क्या करेंगे, जितनी भी डीओ प्राप्त हुई, जैसे 50 अधिवास है तो उनके पास 50 ही निकटतम पड़ोसी होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके निकटतम जो पड़ोसी है उनकी दूरियां जो है वो लेकर उसको जोड़कर, और उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेटलमेंट का भाग दे देते हैं, कितने अधिवास, है ना। तो ये जो हमारे पास माध्य आता है ना, या औसत आता है, ये हमारी जो वास्तविक निकटतम पड़ोसी दूरी है ना उसका औसत है। अब हमें जब NNI निकटतम पड़ोसी सूची निकालनी है, जिसको हम R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो बहुत सरल है। हमारे पास में ऑब्जर्व डिस्टेंस का औसत भी है, माध्य भी है, और हमारे पास में जो सैद्धांतिक माध्य है वो भी है ना, दूरी का। हम क्या करते हैं, जो वास्तविक या जो जो ऑब्जर्व्ड मीन डिस्टेंस होती है उसमें हम थियोरेटिकल मीन डिस्टेंस का भाग देते हैं, ये dr की बार आएगी ऊपर। हम सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, dr बार अपॉन 1/2 अंडर रूट n अपॉन a, अर्थात हमने ये पूरा इस्तेमाल कर लिया। और हम इसको यदि और इसको संशोधित करें तो ये ऐसे आ जाएगा कि ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा ये ऊपर चला जाएगा, तो 2, है ना, डी ऑब्जर्व्ड का मीन अंडर द रूट n अपॉन a। और जब आप इसको सूत्र में रखोगे ना तो आपका r का मूल्य परिकलित हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, आपके r का मूल्य ये अनिवार्यतः 0 से 2.15 के बीच ही होगा, ठीक है ना, 0 से 2.5 के बीच ही होगा। इसका मूल्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता इसका मूल्य, ठीक है। और यदि इसका मान 0 आता है तो ये मान लीजिए कि क्षेत्र में सारे के सारे अधिवास जो हैं, ठीक है, वो एकदम एक ही स्थान पर गुच्छित हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये होता है पूर्णतः संहत, है ना, एकदम से सब के सब एक ही स्थान पर गुच्छा बनाते हैं, सारे अधिवास जो है वो एक ही गांठ के चारों तरफ है। और यदि इसका मान 1 आता है, इसका मतलब आपने जो मान्यता ली थी, है ना, वो मान्यता यदि बिल्कुल सही ठहरेगी
तो आपके एन एन आई का मान 1 आएगा। अर्थात आपने मान्यता ली थी कि भाई अधिवास जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यदि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यदि होगा, तो ये ध्यान रखना कि एन एन आई अथवा आर का मान वो 1 आएगा। 1 आएगा तब ये हम ये कहेंगे कि क्षेत्र में जो अधिवास है वो इस तरह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। अब स्थिति ये है कि ना तो मान आ रहा है 1, है ना आ रहा है 0, ना इनके बीच, बल्कि मान आ रहा है 1 से ज्यादा, है ना। अब 1 से ज्यादा यदि मान आ रहा है, इसका मतलब अब बात जा रही है समवितरण की तरफ। यदि मान 2 आता है ना, ध्यान रखना, मान 1.3, 0.75 ये भी आएंगे, है ना। ये 4 तो खाली हमने वो पॉइंट लिए जो हमारे रेफरेंस पॉइंट है ना, जिनके आधार पे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, वर्णन करते हैं। और यदि मेरा एनएनए का परिकलन यदि मैं निकालता हूं एनएनए, है ना, एटलस की सहायता से दूरियां नाप नाप के यदि मैं डी ऑब्जर्व निकालूं निकटतम पड़ोसियों की, हाँ, और साथ साथ में जब मैं सैद्धांतिक दूरी का परिकलन करके और यदि सूत्र में रख के आर निकालता हूं, और यदि मेरे आर का मान 2 आ जाता है, इसका मतलब है समवितरण, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ध्यान रखना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब आता है तो ऐसे होता है अधिवासों का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये ऊपर वाली लाइन के सारे अधिवास समान दूरी पर हैं, फिर नीचे वाली लाइन जो है उसके अधिवास, ये पहला अधिवास और दूसरा अधिवास, इनके बीच में समान दूरी है, ये 2 नंबर लाइन चली, ऐसे ये 3 नंबर लाइन चली। अब इसमें एक बात ध्यान देने की, आप समझते हो तो देखो इस बिंदु, है ना, एक सेकंड में इसको और बड़ा करके समझाता हूँ इसको, देखो तब समझ में आएगा ये। ये देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इसको, ऐसे समझ में आता भी नहीं है। देखो एक अधिवास ये है, एक अधिवास ये है, एक अधिवास ये है, एक अधिवास ये, सब बराबर दूरी पे। आप नीचे चलो, एक अधिवास ये है, दूसरा ये है, दूसरा तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये भी सब बराबर दूरी पे, है ना। और ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। लेकिन यहां ध्यान देना, ये अधिवास जितना दूर इससे है उतना ही दूर इससे है, परंतु इसकी दूरी इससे थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको संज्ञा दी गई केवल समवितरण, है ना। लेकिन यदि आपका मान एनएनए का मान 2.15 आ रहा है, तब हम कहेंगे पूर्णतः समत्रिभुजाकार। इसमें किसी एक बिंदु के चारों ओर जो 6 अधिवास हैं वो सब बिल्कुल बराबर दूरी पे होंगे, 6 के 6। और इसमें यदि इस बिंदु के चारों तरफ 6 अधिवास हैं, है ना, पहली बात तो 6 नहीं 8 होंगे, 8 होंगे तो 1 2 3 4 ये तो समान दूरी पे होंगे, लेकिन ये चारों जो है इनकी दूरी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है। इसमें क्या करते हैं देखो, आप यदि इसको यूं मिलाओ तो 1 2 3, यदि इन अधिवासों को मिला के आप त्रिभुज बनाते हो, कहीं पर भी कोई भी 3 अधिवासों को मिला के त्रिभुज बनाओ आप, है ना, तो वो त्रिभुज है ना, वो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, है ना। तो वो सम त्रिभुज होगा। क्या होगा वो? सम त्रिभुज होगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पूर्णतः सम त्रिभुजाकार, कंप्लीटली इक्वी ट्रायंगुलर, है ना, तभी इसका नाम इस तरह का दिया गया है। क्लियर? अब देखिए मैं आपको आगे की चीज बताता हूं।
ये देखो, सैद्धांतिक दूरी की मानक त्रुटि, यदि हमें स्टैंडर्ड एरर निकालनी है उसकी, तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, डी आर का औसत हमारे पास पहले से है ना, एन है, उसका हम एन स्क्वायर निकाल लेंगे, एरिया हमारे पास में है और ये कांस्टेंट है, ठीक है, और हम आराम से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, हम ये मानते हैं कि यदि हमारे आर का मान 0 से 1 के बीच में आता है तो अधिवास वितरण प्रारूप सन्हत की ओर बढ़ रहा है, और बढ़ भी रहा है क्योंकि 0 का मान पूर्णतः सन्हत है ना, ठीक है, कंप्लीट क्लस्टरिंग है, ठीक है। और यदि मान 1 से 2.15 के बीच में आता है तो हम ये कहते हैं कि भाई वितरण समवितरण की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये तभी संभव है जब माध्य सिद्धांतिक दूरी और माध्य प्रेक्षण दूरी के मध्य पर्याप्त अंतर पाया जाता हो, अन्यथा यह वितरण प्रकीर्ण वितरण कहलाएगा, अर्थात मान 1 के आसपास आएगा आर का, ठीक है। एवं माध्य सिद्धांतिक दूरी व माध्य प्रेक्षण दूरी के मध्य अंतर को मात्र अवसर के कारण ही माना जाएगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी गणना भी हम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम यहाँ z निकालते हैं, z मानक सामान्य कारक है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की संज्ञा दी जाती है। अब देखो कुछ हम इस नियरेस्ट नेबर एनालिसिस को करते हैं तो कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु है ना, जो हमें ध्यान रखना चाहिए, और इन बिंदुओं में ये भी चीज निकल के सामने आ जाती है कि ये टेक्निक जो है ना, इसकी क्या खास बात और क्या इसमें कमियां हैं, ठीक है, वो चीज भी निकल के सामने आ जाती है। अब देखो पहला बिंदु है, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण एक अथवा अधिक प्रारूपों की सूचना नहीं देता है, ठीक है। अब देखो भाई, आपके पास R का मान तो केवल 1 आएगा बस। अब किसी क्षेत्र में एक बड़ा क्लस्टर बना हुआ है और साथ में 2 छोटे छोटे और क्लस्टर पाए जाते हैं, तो जो छोटे छोटे और क्लस्टर पाए जाते हैं ना, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में जो R का मूल्य आएगा वो केवल 1 आएगा, है ना। जैसे एक नदी है और नदी के दोनों किनारों पर सघन अधिवास बसे हुए हैं, है ना, और मान लीजिए कि NNA का मान 0 के समीप आ रहा है, ठीक है, तो इससे यह अर्थ निकलता है कि अधिवास किसी एक बिंदु के चारों तरफ ही सन्नहत है या गुच्छित है, जबकि वास्तव में यहाँ अधिवासों के दोनों भिन्न भिन्न केंद्रीय स्थितियों का ज्ञान हमें होना चाहिए, जो हमें नहीं हो पाता है। क्लियर है ना। नंबर 2, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण अधिवासों के वितरण का कुल एक ही माध्य देता है बस। तो वही वाली बात आ गई ऊपर वाली कि उप प्रकारों की जानकारी हमें नहीं होती, बस केवल एक ही मूल्य आएगा, इसलिए हम उसमें ये मान के चलते हैं कि केवल एक ही प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर। अब इसके अंदर जो तीसरा बिंदु है वो है कि हम जो आर का निर्धारण हेतु हमें क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी होती है, ठीक है, और क्योंकि जब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तब तक तो हमारा डी आर नहीं निकलेगा, डी आर का औसत नहीं निकाल पाएंगे, और डी आर का औसत नहीं निकाल पाएंगे तो ये मान के चलिए कि हम एन एन आई अथवा आर इसकी परिकलन कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ये एक कठिन कार्य है, और इसमें क्या होता है, जब एक शोध करने वाले व्यक्ति से दूसरे शोध करने वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ा वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है, और इससे आर
की वैल्यू प्रभावित होती है। अब देखिए, जो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण की प्रक्रिया में निर्धारित क्षेत्र से बाहर अधिवासों पर विचार नहीं किया जाता। मैंने कहा था ना कि आपने जो क्षेत्रफल मार्क कर दिया, आपको निकटतम पड़ोसी उसके अंदर ही लेना है। बाहर चाहे कोई दूसरा अधिवास निकटतम पड़ोसी होगा, लेकिन आप उसको नहीं लोगे। ठीक है ना? चाहे निर्धारित क्षेत्र के अंदर किसी भी अधिवास के निकटतम पड़ोसी ही क्यों न हो, है ना? ठीक है। यदि बाहर कोई अधिवास है और वो उस क्षेत्रफल के अंदर कोई अधिवास का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं लोगे, ठीक है, जबकि इस विश्लेषण माध्य प्रेक्षण दूरी के परिकलन हेतु निकटतम पड़ोसी की दूरी ही ली जानी चाहिए, है ना? लेकिन इस तरह की मजबूरियां होने के कारण हम निकटतम पड़ोसी की दूरी तो लेते हैं, लेकिन वो निकटतम पड़ोसी वही लेते हैं जो हमारे क्षेत्रफल के दायरे में होगा। ठीक है, उससे बाहर कोई दूसरा निकटतम पड़ोसी है तो भी हम उसको संज्ञान में नहीं लेते। ठीक है। पांचवा है कि यदि दो अधिवास एक दूसरे के सबसे नजदीक हैं तो एक ही दूरी जो है उसको हम दो बार नापते हैं, है ना? जैसे मान लो अधिवास 3 है ना? उसका सबसे निकटतम पड़ोसी 7वां अधिवास है और 7वें अधिवास का सबसे निकटतम पड़ोसी तीसरा अधिवास है। तो ये जो दूरी है तीसरे अधिवास की 7वें अधिवास से, ये दो बार आएगी, क्योंकि तीसरे का निकटतम पड़ोसी 7 और 7वें का निकटतम पड़ोसी तीसरा, है ना? तो उससे भी ये तकनीक प्रभावित होती है। देखिए, इस तकनीक को करने के लिए ना, प्रैक्टिकली करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक टोपो शीट लेनी होगी और टोपो शीट पे आपको अधिवास जो है उनको मार्क करना पड़ेगा और क्षेत्रफल को डिमार्केट करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, अधिवासों की संख्या गिन लीजिए और उसमें और कितना क्षेत्रफल आपने लिया, ठीक है, उसको परिकलित कर लीजिए, सूत्र में रखिएगा, तो आपको जो सैद्धांतिक दूरी का औसत मिल जाएगा। बाद में आप क्या करिए, प्रत्येक अधिवास का आप नामकरण कर दीजिए, 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, है ना? तो उनकी सूची बना लीजिए। फिर 2 नंबर के कॉलम में निकटतम पड़ोसी लिख दीजिए, 3 नंबर के कॉलम में निकटतम पड़ोसी से दूरी, ये निकाल लें। और उसके बाद क्या करोगे, आप उस दूरी को जोड़कर और उसके अंदर आप भाग दे दोगे अधिवासों की संख्या। ठीक है। तो ये आपकी प्रेक्षण आधारित दूरी आ गई अधिवासों के बीच की। और जब आप इनका अनुपात लेते हो, ठीक है, तो आपकी नियरेस्ट नेबर इंडेक्स NNI निकल कर सामने आ जाएगी। और NNI जो जिसको हम R भी कहते हैं, उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि क्षेत्र के अधिवास जो हैं उनके जो बीच की डिस्टेंस है ना, उनके बीच की दूरी, ठीक है ना, वो कितनी है। ठीक है। तो इस तरह हम इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं।